सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, यहाँ पर चैनल का नाम देख सकते हैं, एग्री कोचिंग बाय विकास सर, ये चैनल का नाम है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, आपको बताना है 20वीं जो पशुगणना हुई थी 2019 के अंदर राजस्थान में ऊँटों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 2.13 लाख, दूसरा है 0.25 लाख, तीसरा है 19 लाख, चौथा ऑप्शन है 13.9 लाख। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2.13 लाख। ठीक है, इतनी संख्या जो है ऊँटों की राजस्थान के अंदर है। ठीक है, जो कि पूरे भारत की बात करें 85% जो है ऊँट कहाँ पे मिलते हैं, राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ऊँटों की संख्या राजस्थान के अंदर है, जो कि राजस्थान प्रथम स्थान पर है ऊँटों की संख्या में। ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें भारत के अंदर जो है ऊँटों की संख्या कितनी है, 0.25 मिलियन। ठीक है, इतने ऊँट कितने हैं यहाँ कहाँ पर है, इंडियन में भारत के अंदर इतने ऊँट पाए जाते हैं, 0.25 मिलियन। ठीक है, अब ऊँट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल थुए वाले, एक डबल थुए वाले। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, कैमलस बैक्ट्राइन और कैमलस ड्रोमेडेरियन। ठीक है, दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पशुगणना की बात कर लेते हैं। तो पशुगणना हर 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पशुगणना कितने समय पे की जाती है, 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। राजस्थान के अंदर जो पशुगणना होती है राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा कराई जाती है, ये आप याद रखेंगे। और भारत के अंदर जो पशुगणना की जाती है वो डेयरी और मत्स्य मंत्रालय विभाग द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय विभाग के द्वारा भारत के अंदर जो पशुगणना कराई जाती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है गोदंती रोग, जिसको गमोसिस कहा जाता है। ठीक है, किस फल वाली फसल में संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है किस फल वाली फसल से संबंधित है जिसको गमोसिस या गोदंती कहा जाता है। पहला ऑप्शन है केला, दूसरा अनार, तीसरा अमरूद, चौथा है नींबू वर्गीय। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी नींबू वर्गीय फल में ये गोदंती या गमोसिस रोग होता है। ठीक है, ये एक प्रकार के कवक के कारण होता है। ठीक है, एक प्रकार के किसके द्वारा होता है, कवक के कारण होता है। उस कवक का क्या नाम है, फाइटोप्थोरा। ठीक है, उस कवक का नाम होता है फाइटोप्थोरा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फाइटोप्थोरा के कवक के कारण ये इसके अंदर नींबू वर्गीय जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें गोदंती या गमोसिस रोग हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रवर्धन शाकीय कलम द्वारा होता है। ठीक है, आपको बताना है इन प्लांट्स में देख सकते हैं किस में क्या होता है, शाकीय कलम द्वारा होता है। गुलाब में, चमेली में, सेब में या गुलदाउदी, इन चारों में से बताइए किसका प्रवर्धन जो है शाकीय कलम द्वारा किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं गुलाब से। गुलाब में जो कलम होता है वो उसको क्या कहते हैं, टी बडिंग द्वारा होता है। ठीक है, टी बडिंग द्वारा किया जाता है, ये याद रखेंगे। चमेली के अंदर सॉफ्ट वुड कटिंग द्वारा किया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट वुड कटिंग के द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद सेब के अंदर आप जानते हैं टंग ग्राफ्टिंग द्वारा। ठीक है, टंग ग्राफ्टिंग द्वारा किया जाता है। और गुलदाउदी में किसके माध्यम से करते हैं, तो गुलदाउदी में शाकीय कलम द्वारा किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि गुलदाउदी के अंदर। ठीक है, गुलाब में टी बडिंग, चमेली में सॉफ्टवुड कटिंग, सेब के अंदर टंग ग्राफ्टिंग और गुलदाउदी के अंदर शाकीय कलम द्वारा, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मुर्गी का सबसे उपयुक्त द्विप्रयोजनी नस्ल। ठीक है, द्विप्रयोजनी नस्ल पूछ रहा है यहाँ पर कौन सी है, रेड कार्निस है या रोड आइलैंड रेड है, तीसरा है फ्लाई माउथ रॉक है, चौथा है वाइट लेग हॉर्न। इन चारों में से बताना है आपको द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है। द्विप्रयोजनी का मतलब होता है अंडा और मांस दोनों उत्पादन के लिए। ठीक है, अंडा और मांस जिसका दोनों प्राप्त होता है उसको कहते हैं द्विप्रयोजनी नस्ल। ठीक है, जिससे अंडा भी प्राप्त होता है और मांस भी। अब बात करते हैं रेड कॉर्निस। रेड कॉर्निस कहाँ की है, यह इंग्लैंड की है। ठीक है, इंग्लैंड की नस्ल है
इंग्लैंड की हो गई, और मांस उत्पादन के लिए इसको पाली जाती है। ये विशेष तौर से मांस उत्पादन के लिए रेड कॉर्निश को पाला जाता है। ये मुख्य रूप से इंग्लैंड की नस्ल है। उसके बाद बात करते हैं रोड आइसलैंड रेड, ठीक है। तो यही आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ये द्विप्रयोजनी नस्ल है, ठीक है। यानी कि मांस और अंडा दोनों उत्पादन के लिए जो पाली जाने वाली नस्ल है रोड आइलैंड रेड, ठीक है। ये इसको द्विप्रयोजनी नस्ल कहा जाता है। और बात करें ये इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, अमेरिका में है, और अमेरिकन वर्ग में इसको रखा जाता है, इसलिए इसका उत्पत्ति स्थान भी अमेरिकन में है। इसका शरीर जो होता है कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है। शरीर लंबा होता है और आयताकार होता है, शरीर लंबा और आयताकार होता है। ये आप याद रखेंगे रोड आइलैंड रेड का, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसके अंदर रोज कलंगी पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, रोज कलंगी पाई जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कलंगी है ये रोज की आकृति यानी कि फूल की तरह होती है, इसलिए इसको रोज कलंगी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बात करते हैं इसका अंडा कैसा होता है, अंडा इसका भूरा होता है, ठीक है। अंडा कैसा होता है, भूरा होता है, और एक साल के अंदर 100 से लेके 200 अंडे, ठीक है, 100 से लेके 200 अंडे उत्पादन करती है। उसके बाद बात करते हैं फ्लाई माउथ रॉक, ठीक है। फ्लाई माउथ रॉक ये कहाँ की नस्ल है, यानी कि ये मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। मांस उत्पादन के लिए फ्लाई माउथ रॉक अच्छी मानी जाती है। उसके बाद वाइट लेग हॉर्न, इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली नस्ल कौन सी है, ये वाइट लेग हॉर्न है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अंडा देती है पूरे विश्व में। तो अंडे उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है वाइट लेग हॉर्न, ये आप याद रखेंगे। चलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, यानी कि द्विप्रयोजनी नस्ल इसमें पूछा था, तो रोड आइलैंड रेड, ठीक है, सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से खलियों में से कौन एक खाद के अलावा नाइट्रीकरण अवरोधक की तरह काम करता है, ठीक है। आपको बताना है खलियों में से कौन सा एक खाद के अलावा नाइट्रीकरण अवरोधक के तरह काम करता है। सरसों की खली, मूंगफली की खली, नीम की खली और तिल की खली, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नीम की खली। नीम की खली जो होती है ये नाइट्रीकरण अवरोधक का भी काम करती है, ये आप याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रसंस्करण, ठीक है। प्रसंस्करण हेतु टमाटर की तुड़ाई कौन सी अवस्था पर करते हैं, आपको ये बताना है। पिंक अवस्था में, ब्रेकर अवस्था में, लाल अवस्था या पूर्ण परिपक्व अवस्था, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आप चाहे सॉस बना रहे हैं, जैम बना रहे हैं, जेली बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए पूर्ण परिपक्व अवस्था में ही फलों की तुड़ाई की जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी 4th नंबर, पूर्ण परिपक्व अवस्था में फल होने चाहिए। बात कर लेते हैं पिंक फल। पिंक यानी कि हल्के गुलाबी रंग, स्थानीय बाजार हेतु, ठीक है, स्थानीय बाजार हेतु इसकी तुड़ाई करते हैं, ठीक है। अगर नज़दीकी बाज़ार में आपको बेचना है तो उसके हेतु पूर्ण रूप से पके हुए यानी कि पिंक अवस्था में फलों को तोड़ा जाता है। लाल अवस्था घरेलू उपयोग के लिए लाल अवस्था में तुड़ाई करते हैं, ठीक है। लाल अवस्था कब तोड़ते हैं, घरेलू उपयोग में अगर लेना है तो उसको लाल अवस्था में टमाटर को तुड़ाई की जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि पूर्ण परिपक्व अवस्था में फलों की तुड़ाई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सूखी कड़वी अथवा भूसा या हे या पुआल में शुष्क पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। आपको बताना है चाहे भूसा हो चाहे कड़वी हो, भूसा या हे या पुआल, इनमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी मात्रा पाई जाती है। 10 से 15%, 60%, 20 से 25%, 90%। ये चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 90%, ठीक है। इसमें 90% पाया जाता है शुष्क पदार्थ की मात्रा। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए रिचका हो गया, बरसीम हो गया, गाजर घास, ठीक है, गाजर की जो पत्तियां होती हैं उसका, ठीक है। तो इनमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो हो जाएगा 20 से 25% पाई जाती है, ठीक है। 20 से 25% याद रखेंगे, रिचका और बरसीम और गाजर की पत्तियों के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है शुष्क पदार्थ की। बाकी सूखी कड़वी हो गया, भूसा हो गया, हे हो गया, पुआल हो गया, इसके अंदर 90% शुष्क पदार्थ मात्रा पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रेंडशिप, अग्निरेखा, धीरज किसमें है, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंडशिप है,
अग्निरेखा है, धीरज है, किसकी उन्नतशील किस्में है? ग्लेडियोलस की है, गुलदाउदी की है, या गुलाब की, या गेंदा? इन चारों में से बताइए किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ग्लेडियोलस। फ्रेंडशिप, अग्निरेखा और धीरज किसकी किस्में हैं? ग्लेडियोलस की किस्में हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जीरे का फल का प्रकार क्या कहलाता है? ठीक है, आपको बताना है जीरे का फल का प्रकार क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है सिलिकुआ, दूसरा कैप्सूल, तीसरा सरस, चौथा सीजोकार्प। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सीजोकार्प। ठीक है, जीरे का फल का प्रकार क्या कहलाता है? सीजोकार्प कहलाता है। ये देख सकते हैं, ये जीरा है, ये फल का प्रकार इसका सीजोकार्प कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ सीजोकार्प कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सिलिकुआ। सिलिकुआ किसका फल का प्रकार होता है? सरसों का। सरसों का फल का प्रकार क्या होता है? सिलिकुआ होता है। उसके बाद कैप्सूल। कैप्सूल किसका होता है? आंवला का होता है। ठीक है, फलों में आंवला का होता है और उसमें कपास का होता है। ठीक है, अरंडी का होता है, भिंडी का होता है। इन सब फल का प्रकार क्या होता है? कैप्सूल होता है। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सरस। सरस किसका होता है? टमाटर का होता है। ठीक है, टमाटर का होता है और मिर्च का होता है। ठीक है, इनका फल का प्रकार क्या होता है? सरस होता है। ये आप याद रखेंगे। और जीरे का फल का प्रकार सीजोकार्प होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। पूछ रहा है सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? ठीक है, सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए इस सेपरेटा दूध कहते किसे हैं। कोई भी दूध होता है उससे क्रीम को अलग कर देना। ठीक है, दूध से क्रीम को अलग कर लेना या निकाल देना, तो जो बचा हुआ मिल्क है वो क्या कहलाता है? हमारा सेपरेटा दूध कहलाता है। यानी कि उसमें क्रीम नहीं रहेगी, क्रीम को निकाल लिया गया और जो बचा हुआ मिल्क होता है वो सेपरेटा दूध कहलाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। चलिए पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, यानी कि 1.028 से लेके 1.030 ये किसका होता है? गाय का अपेक्षित, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028 से लेके 1.030 तक होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड की, यानी कि 1.030 से लेके 1.032 किसका होता है? ये भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की, यानी कि 1.035 क्या होता है? ठीक है, ये जो होता है सांड के वीर्य का अपेक्षित घनत्व होता है। ठीक है, सांड के वीर्य का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? ये 1.035 होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं 1.037 की। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.037, यानी कि सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.037 होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक वसा बच जाता है। ठीक है, वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 0.93 होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और कभी कभी पूछता है क्वेश्चन की अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं? ठीक है, दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर, गोल्डन राइस का विकास इंग्रोपोट्राइटिस ने किया था। ठीक है, गोल्डन राइस का विकास किसने किया था? इंग्रोपोट्राइटस के द्वारा किया गया था। इनमें किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? ठीक है, आपको बताना है इस चावल के अंदर किसकी विटामिन, कौन सी विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है या अधिक पाई जाती है। ठीक है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसका विकास किसने किया था? इंग्रोपोट्राइकस ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक हार्मोन कौन सा है? ठीक है, इसमें बताना है प्राकृतिक हार्मोन कौन सा? IBA है, NAA है, IAA है या 2,4-D है। ठीक है, IBA का मतलब है इंडोल ब्यूटरिक एसिड, NAA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, एंडोल एस्टिक एसिड या 2,4-D। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा एक प्राकृतिक हार्मोन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि IAA। ठीक है, इंडोल एस्टिक एसिड क्या होता है? प्राकृतिक हार्मोन्स होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे क्या होता है? यह एक प्राकृतिक हार्मोन्स होता है। और बात कर लेते हैं IBA। IBA क्या है? रूटिंग हार्मोन है। ठीक है, रूटिंग हार्मोन्स कौन सा होता है? ये हो जाएगा IBA। उसके बाद NAA क्या होता है? फल और फूलों को
झड़ने से रोकता है, ठीक है। फल और फूलों से झड़ने से रोकता कौन है? Na, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर फल भी गिर रहे हैं या फूल उस पर नहीं लग रहे हैं, वो भी नीचे गिर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको रोकने का काम क्या कौन सा हार्मोन्स करता है? NAA यानी कि नेफ्थलीन एस्टिक एसिड काम करता है। उसके बाद बात करते हैं 2,4-D के। 2,4-D क्या है? चौड़ी पत्ती खरपतवार है, ठीक है, चौड़ी पत्ती खरपतवार है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और 2,4-D का प्रयोग हार्मोन्स के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। अगर 20 ppm से हम कम प्रयोग कर रहे हैं तो वह एक हार्मोन्स का काम करेगा, अगर 20 ppm से अधिक हम प्रयोग में ले रहे हैं तो वह एक खरपतवार नाशी यानी कि चौड़ी पत्ती खरपतवार नाशी का काम करेगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे प्राकृतिक हार्मोन यानी कि क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा IAA, एंडोल एस्टिक एसिड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऊंट के शरीर का तापमान कितना होता है, ठीक है, आपको बताना है ऊंट के शरीर का तापमान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 101.5 फ़ारेनहाइट, दूसरा है 103 फ़ारेनहाइट, तीसरा है 99.70 फ़ारेनहाइट, चौथा ऑप्शन है 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 99.70 फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा ऊंट का शरीर का तापमान। अब बात कर लेते हैं 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका होता है, तो ये हो जाएगा यानी कि गाय का, भैंस का, ठीक है, इनका टेम्परेचर कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये किसका होता है? भेड़ का होता है, ठीक है, बकरी का होता है और सूअर का होता है, ठीक है, सूअर का होता है। इन तीनों का टेम्परेचर कितना होता है? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बात कर लेते हैं 99.70, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि ऊंट के शरीर का तापमान कितना होता है? 99.70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है घोड़े का, ठीक है, घोड़े का टेम्परेचर कितना होता है? 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन चारों ऑप्शनों को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नॉर्मन ई बोरलॉग को निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, आपको बताना किस विषय पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। शारीरिक क्रिया एवं औषधि विज्ञान, दूसरा है कृषि विज्ञान, तीसरा है अमन और शांति, चौथा अनुवांशिकी विज्ञान। इन चारों में से बताइए किन क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है यानी कि अमन और शांति, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। इन्हीं के क्षेत्र में इनको नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है उत्तरी भारत में आम की सबसे अगेती किस्म कौन सी है। पहला ऑप्शन है दशहरी, दूसरा लंगड़ा, तीसरा बॉम्बे ग्रीन, चौथा है चौसा। इन चारों में से बताइए कौन सा जो उत्तरी भारत की सबसे अगेती किस्म है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन उत्तरी भारत की आम की सबसे अगेती किस्म है, ये आप याद रखेंगे। दशहरी की बात कर लेते हैं, उत्तरी भारत की प्रसिद्ध किस्म है, ठीक है, किस क्षेत्र के लिए उत्तरी भारत की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? ये दशहरी है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं लंगड़ा की। लंगड़ा जानते हैं सब, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, तो ये खुशबू के कारण या टर्पेंटाइन फ्लेवर के कारण काफ़ी फेमस है, वैरायटी है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लंगड़ा किसके लिए? टर्पेंटाइन फ्लेवर के लिए काफ़ी फेमस होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं चौसा की। चौसा सबसे मीठी किस्म होती है, ठीक है, सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है? सबसे मीठी किस्म ये चौसा होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से रंग वाली फसल है, ठीक है, आपको बताना है रंग वाली फसल कौन सी है। ये आपको बताना है नील है, सूरजमुखी या कुसुम या फर्स्ट और थर्ड, तीनों। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूरजमुखी से जानते हैं कोई रंग नहीं बनता, कोई किसी प्रकार का रंग नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। नील से भी रंग बनाया जा सकता है और कुसुम से भी रंग बनाया जा सकता है। तो हमारे सही क्वेश्चन का आंसर है यानी कि 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नील और कुसुम से दोनों से रंग वाली फसलें हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से असुमेलित है, ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है बकरी का मांस सेवन कहलाता है, दूसरा भेड़ का मांस मटन कहलाता है, तीसरा मुर्गी का मांस पोर्क कहलाता है, गाय का मांस बीफ कहलाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा असुमेलित है, ठीक है, असुमेलित बताना है, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहले से शुरू करते हैं। बकरी का मांस सेवन कहलाता है, ये एकदम सही है, यानी कि बकरी का मांस सेवन कहलाता है, ठीक है।
दूसरा भेड़ का मांस मटन कहलाता है, ये भी एकदम करेक्ट है, यानी कि भेड़ का मांस भी मटन कहलाता है। अब मुर्गी का मांस पोर्क कहलाता है, नहीं एकदम गलत है, ठीक है, ये गलत है, यानी कि मुर्गी का मांस क्या कहलाता है, चिकन कहलाता है, ठीक है, मुर्गी का मांस क्या कहलाता है, चिकन कहलाता है। और गाय का मांस बीफ कहलाता है, गाय का मांस बीफ कहलाता है, ये भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोर्क जो है किसका मांस कहलाता है, पोर्क ये सूअर का मांस कहलाता है, ठीक है, सूअर के मांस को क्या कहते हैं, पोर्क कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें जो असुमेलित है ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सिट्रस कैंकर का रोगजनक, ठीक है, रोगजनक और रोगवाहक बताना है, ठीक है, किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है कवक और लीफ माइनर, दूसरा है जीवाणु एफिड, तीसरा है जीवाणु और साइला, चौथा है जीवाणु और लीफ माइनर, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ वाला, जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है, रोगजनक सिट्रस कैंकर का जीवाणु हो जाएगा, और रोगवाहक जो फैलाने का काम करता है लीफ माइनर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी फोर्थ वाला। तो किसके कारण होता है, जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस, ठीक है, जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस वैरायटी सिट्री, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये नींबू में कैंकर रोग हो जाता है। इस प्रकार के कैंकर हो जाते हैं, ठीक है, फलों पर, फूलों पर, पत्तियों पर, टहनियों पर, इस प्रकार के ब्लैक जो धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के आप देख सकते हैं, ये ब्लैक टाइप के धब्बे जो होते हैं या ब्राउन कलर के हो जाते हैं, बाद में ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं सिट्रस कैंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक प्राथमिक मुख्य पादप पोषक तत्व की पूर्ति करने वाले उर्वरकों को कहा जाता है, ठीक है, आपको बताना है एक प्राथमिक मुख्य पादप पोषक तत्व की पूर्ति करने वाले उर्वरकों को क्या कहा जाता है, स्टेट उर्वरक कहा जाता है, बाइनरी उर्वरक कहा जाता है, जटिल उर्वरक कहा जाता है, या मिश्रित उर्वरक कहा जाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे उर्वरकों को क्या कहते हैं, स्टेट उर्वरक कहा जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाइनरी उर्वरक किसे कहते हैं, दो पोषक तत्व, ठीक है, दो पोषक तत्व जिसके अंदर पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, बाइनरी उर्वरक कहते हैं, ठीक है। और जटिल उर्वरक यानी कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पोषक तत्व जिसके अंदर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, जटिल उर्वरक कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं, भौतिक रूप से एक या एक दो उर्वरक, ठीक है, भौतिक रूप से एक या एक से अधिक उर्वरकों को आपस में मिलाकर देना क्या कहलाता है, मिश्रित उर्वरक कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि स्टेट उर्वरक कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है उत्तम पशु चयन की सही विधि है, ठीक है, आपको बताना है उत्तम पशु चयन की विधि, सही विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है पशु को देखकर, दूसरा है उसके उत्पादन को देखकर, तीसरा पशु की गुणांकन तालिका द्वारा, तीसरा है संतति परीक्षण द्वारा, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा वाला, ठीक है, पशु की गुणांकन तालिका द्वारा क्या करते हैं, उत्तम पशु चयन का सही विधि है। और एक चीज़ और इसमें याद, ये कोडिंग आप याद रखेंगे, सा डे उसके बाद दू स, ठीक है, ये सब याद रखेंगे चारों, यानी कि इसके आधार पर इसका चयन किया जाता है। सा से हो जाएगा सामान्य, ठीक है, उसके बाद डे से डेयरी हो जाएगा, उसके बाद दू से दुग्धम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद सा से शारीरिक क्षमता, ठीक है, शारीरिक क्षमता या शारीरिक भार कह सकते हैं, ठीक है, इसके आधार पर कर सकते हैं। सामान्य की 30 अंक दे देते हैं, डेयरी में 20 अंक दे देते हैं, इसमें 30 अंक दे दिया जाता है और इसमें 20 अंक दे दिया जाता है, ठीक है, इसके आधार पर इनकी गणना की जाती है, टोटल हो जाते हैं 100, ठीक है। तो यही पशु की गुणांक तालिका द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से मूली की किस्म बताना, ठीक है, इनमें से मूली की कौन सी किस्म है। पहला ऑप्शन है अर्का सूर्यमुखी, दूसरा पूसा केतकी, तीसरा है पूसा चेतकी, चौथा ऑप्शन है अर्का बिंदु। इन चारों में से बताइए कौन सी मूली की एक उन्नतशील किस्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूसा चेतकी। पूसा चेतकी जो कि एक मूली की उन्नतशील किस्म है जो कि मार्च से लेके अगस्त में लगाते हैं, ठीक है, मार्च से लेके अगस्त में इसकी बुआई करते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पूसा केतकी किसकी है, ये फूल गोभी की हो जाएगी, ठीक है, ये फूल गोभी की हो जाएगी उन्नतशील किस्म। उसके बाद बात करते हैं अर्का सूरजमुखी। अर्का सूरजमुखी किसकी है, कद्दू की है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कद्दू की किस्म है। अर्का बिंदु जानते ही हैं प्याज की उन्नतशील किस्म है, ठीक है। चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि मूली की उन्नतशील किस्म हो जाएगी पूसा चेतकी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पशुओं में कर्तन दांत का प्रथम स्थायी जोड़ा कब निकलता है। ठीक है, तो 2 से 2.5 वर्ष, 3 से 3.5 वर्ष, 4 से 4.5 वर्ष, 5 वर्ष, इन चारों में से बताइए कि पशुओं का कर्तन जो दांत होता है प्रथम स्थायी जोड़ा कब निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 से 2.5 वर्ष में प्रथम स्थायी दांत का जोड़ा निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होता है ये प्रथम स्थायी जोड़ा दांत होता है, यानी कि 2 से 2.5 वर्ष में आता है। उसके बाद ये वाले दांत आते हैं, उसके बाद ये वाले दांत आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के दांत निकलते रहते हैं। तो यानी कि 5 वर्ष में सब के सब टोटल के टोटल दांत निकल आते हैं पशुओं में, और उसके बाद क्या होता है गिरने यानी कि टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है गाय और भैंसों का उत्पादन किस ब्यांत काल में स्थिर रहता है। ठीक है, आपको बताना है गाय और भैंसों का उत्पादन किस ब्यांत काल में स्थिर रहता है। पहले से तीसरे ब्यांत में, तीसरे से 5वें ब्यांत में, 5वें से 8वें ब्यांत में, या कोई नहीं। इन चारों में से बताइए किस में स्थिर रहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले से तीसरे की। पहले और तीसरे ब्यांत में क्या होता है पशु का जो होता उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पहले से एक मिनट, पहले से तीसरे ब्यांत में क्या होता है बढ़ता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है स्थिर रहता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है स्थिर रहता है, तो तीसरे और 5वें में क्या रहता है स्थिर रहता है। तीसरे और 5वें ब्यांत में उत्पादन क्या होता है स्थिर रहता है, और 5वें और 8वें ब्यांत में क्या होता है उत्पादन क्या होता है धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और 9वें ब्यांत के बाद क्या होता है एकदम धीरे धीरे घट जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यानी कि 9 ब्यांत तक आप पशु को रख सकते हैं, उसके बाद यानी कि दूध उत्पादन के लिए नहीं पाल सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्थिर पूछा है तो तीसरा, यानी कि तीसरे से 5वें में स्थिर रहता है, इसमें बढ़ता है ना ही घटता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जंगली अनार है। इसमें से बताना है जंगली अनार कौन सा है। पहला ऑप्शन है भगवा, दूसरा गणेश, तीसरा रूबी, चौथा है दाड़ू। इन चारों में से बताइए कौन सा जंगली अनार है। तो बात कर लेते हैं भगवा और गणेश और रूबी, ये तीनों इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र की ये तीनों इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं। ठीक है, सबसे पॉपुलर जो है महाराष्ट्र की भगवा किस्म होती है। ठीक है, तो इसके बाद बचा है दाड़ू। दाड़ू जो होती है ये जंगली अनार है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि 4th नंबर दाड़ू। ठीक है, ये जंगली अनार है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है। वासुदेव निम्नलिखित में से किसकी उन्नतशील किस्में हैं बताना है। कपास की है, पटसन की है, जूट की या बरसीम की। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जूट की। ठीक है, जूट की उन्नतशील किस्म वासुदेव है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। सभी लोगों को से निवेदन है कि सभी लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।